अब तक हमने दो समास के विषय में अव्ययीभाव और तत्पुरुष के समास के विषय में पढ़ा था। आज हम कर्मधारय समास के विषय में पढ़ते हैं। कर्मधारय समास, इस समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। एक पद दूसरे की विशेषता बताता है, यानी दोनों पदों में विशेष्य एवं विशेषण का या उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। कमल नयन, कमल के समान नयन। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। यहाँ पहले उदाहरण में नीला शब्द गाय की विशेषता बता रहा है। स्त्री रत्न, स्त्री को क्या रूप दिया गया है? रत्न का। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल किसकी विशेषता बता रहा है? नयन की। नील गगन में नीला शब्द गगन की। इस तरह एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। इसके वाचक शब्द हैं जो, रूपी, जैसा, समान आदि शब्द इस समास के विग्रह में होते हैं। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और वह किसी समूह या समाहार का बोधक होता है। जैसे त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समूह। यानी पहला पद संख्या बोधक है, इसे संख्यावाचक भी कह सकते हैं। द्वंद्व समास, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच से और या अथवा का लोप पाया जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। यहाँ किसी भी शब्द को आगे पीछे रख देते हैं लेकिन समस्त पद का अर्थ नहीं बदलता। इससे प्रकट होता है दोनों ही शब्द प्रधान हैं। माता पिता कह दें या पिता माता कह दें, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही अगला उदाहरण है पाप पुण्य, पाप या पुण्य। हानि लाभ, हानि अथवा लाभ। दाल चावल, दाल और चावल। बहुव्रीहि समास, इस समास के दोनों पद अप्रधान यानी गौण होते हैं। इसका मतलब है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, परंतु दोनों पद मिलकर दूसरे की विशेषता बताते हैं। यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे यानी अन्य पद की विशेषता बताते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। दशानन, दस है आनन जिसके अर्थात रावण। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण या विष्णु। वाचक शब्द, इस समास के विग्रह में प्राय अर्थात शब्द का प्रयोग किया जाता है। विशेष समास में कुछ उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें दो समासों के अंतर्गत रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में समास का नाम उसके विग्रह पर आधारित होगा। जैसे चतुर्भुज शब्द है, चार भुजाओं का समूह। जब हमने इसका ऐसे विग्रह किया तो इसका नाम हो गया द्विगु समास। जब दूसरा विग्रह किया, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात शब्द लगाया तो समास अर्थात विष्णु, तो समास का नाम हो गया बहुव्रीहि। दूसरा उदाहरण पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, अंबर का अर्थ यहाँ वस्त्र है, तो यहाँ हो गया कर्मधारय क्योंकि पीला शब्द वस्त्र की विशेषता बता रहा है, एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है, तो समास हो गया कर्मधारय। दूसरा विग्रह पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु, यहाँ बहुव्रीहि समास हो गया। लंबोदर, लंबा है उदर, लंबा है जो उदर, जो लगाया हमने विग्रह में, इसलिए इसका नाम हो गया कर्मधारय समास। और इसका दूसरा विग्रह करते हैं, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। इस प्रकार हमने देखा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो तरीके से विग्रह किए जा सकते हैं। जिस प्रकार विग्रह होगा उसी प्रकार समास का नाम होगा। अब विशेष बातें देखिए। द्विगु एवं बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों ही पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं। कर्मधारय एवं बहुव्रीहि में अंतर। कर्मधारय समास का पहला पद गुणवाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर अन्य पद की विशेषता बताते हैं। ये ऊपर वाले उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है। पीताम्बर में पीला शब्द वस्त्र की विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय हो गया, और पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु के बारे में बताया जा रहा है तो यहाँ बहुव्रीहि हो गया। ऐसे चतुर्भुज में चार भुजाओं का समूह
क्या बता रहा है, द्विगु समास कह रहा है, और 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। यहाँ बहुव्रीहि समास हो गया। संक्षेप में यानी सारांश में इनके लक्षण देख लेते हैं। पहला पद अव्यय उपसर्ग है तो क्या कहलाता है, अव्यय भाव समास। और दो पूरा पद काम किसका करता है, समस्त पद किसका काम करता है, अव्यय का। फिर दूसरा समास, यदि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कर्मधारय हो जाता है, और यदि विभक्ति या कारक चिन्हों का लोप होता है तो तत्पुरुष समास हो जाता है। इसकी पहचान है, इसमें परसर्गों का लोप होता है। और कर्मधारय की क्या पहचान है, इसके विग्रह में जो, रूपी, जैसा या समान शब्द लगाया जाता है। पहला इसमें द्विगु की क्या है, पहला पद संख्या सूचक होता है। पहला पद संख्या सूचक है तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। यानी शुरू में कोई संख्या आते ही क्या कहेंगे, उसे द्विगु समास है। फिर 5वें में देखिए, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी जोड़े वाले शब्द यूज होते हैं। द्वंद्व समास, इसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। और इसके वाचक शब्द हैं और, या, अथवा। विग्रह में इसमें और, या, अथवा लगाया जाता है। छठा समास है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों मिलकर अन्य का अर्थ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। और इसके विग्रह में क्या लगाया जाता है, अर्थात। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त। अधिक जानकारी के लिए